दोस्तों, ये सीरीज द लास्ट ऑफ अस जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस वक्त बस इसके 3 एपिसोड्स ही रिलीज हुए हैं। जैसे ही आगे के एपिसोड्स रिलीज होंगे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें साल 1968 में हुआ एक टीवी इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहां दो काबिल डॉक्टर्स खतरनाक बीमारियों और वायरसेस के बारे में बात कर रहे थे जो पूरी दुनिया के इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, यहाँ डॉक्टर न्यूमन इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझा देते हैं। जिस वायरस को इस कहानी में इस्तेमाल किया गया है वो हमारी असली दुनिया में एग्जिस्ट करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंसेक्ट्स को अपना शिकार आसानी से बना लेता है और इंसानों के शरीर में ये आसानी से नहीं आ सकता। ये फंगल पैरासाइट है जो शरीर में घुसने के बाद सीधा दिमाग पर असर करता है और अपने होस्ट को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पर यह पैरासाइट जिंदा रह सके। ना ज्यादा गर्म जगह ना ज्यादा ठंडी। अगर आप इस फंगल इन्फेक्शन का रियल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में ये अच्छी तरह से दिखाया गया है कि कैसे ये होस्ट के शरीर पर काबू पा लेता है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। खैर, जब ये पैरासाइट होस्ट के शरीर में चला जाता है और उसे पूरी तरह से अपने काबू में ले लेता है तो तब भी ये नहीं रुकता। ये अपनी ग्रोथ करता है, ये स्पोर्स छोड़ता है जिससे और इंसेक्ट्स भी इन्फेक्ट हो जाए और ऐसे करके ये फंगस कई जिंदगियों का खात्मा कर सकता है। अगर ये फंगल इन्फेक्शन इंसानों में फैल गया तो दुनिया का अंत तय है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं। इंसान का दिमाग जानवर के मुकाबले तेज होता है, मगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीबीसी नामी फंगल पैरासाइट इंसानी शरीर में नहीं पनप सकता टेम्परेचर की वजह से। अब कहानी में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग दिखाया गया है। जैसे इस टॉक शो में डॉक्टर न्यूमन कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि फंगल पैरासाइट इंसान पर असर नहीं कर सकता, पर क्या हो अगर पृथ्वी गर्म हो जाए और ये फंगल पैरासाइट म्यूटेट हो जाए, इवॉल्व हो जाए? क्या हो अगर ये इंसान के शरीर में भी जिंदा रह सके? ये बात सबको डरा देती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल पृथ्वी गर्म हो रही है। सीन कट। अब यहाँ से कहानी 2003 की दिखाई गई है। शुरुआत होती है सेरा नामी लड़की से। सेरा अपने पिता जोल मिलर के साथ रहती है। आम दिनों की तरह वो ब्रेकफास्ट करते हैं। शुरुआती बातचीत और सीन से हम ये जान पाते हैं कि मिलर एक अच्छे पिता है। उसका अपनी बेटी सेरा से प्यार है और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इन दिनों मिलर और उसका भाई टॉमी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। मिलर का आज बर्थडे है। सेरा अपने पिता से कहती है कि काम से वापस आते समय केक जरूर ले आना, मगर मिलर बर्थडे को लेकर इतना सीरियस नहीं था। मिलर सेरा को स्कूल छोड़ने वाला था, मगर कार में बैठने से पहले ही सेरा चुपके से ड्रॉवर से खराब घड़ी और कुछ पैसे ले लेती है। बाहर आते ही हमें इनके पड़ोसी भी दिखाए जाते हैं, जो एक ओल्ड कपल था। नैनी एक बुजुर्ग और बीमार औरत थी जो व्हीलचेयर पर होती थी। ना वो बात कर सकती थी ना चल सकती थी। उसके पति का नाम डैनी था और उनके यहाँ रहते थे आंट कोनी। तो डैनी अपने पड़ोसियों से बात करता है और सेरा से कहता है कि आंट कोनी चाहती है कि आज शाम तुम हमारे साथ रहो। मिलर अपनी बेटी से कहता है कि उनकी बात मानो। खैर, ना चाहते हुए भी सेरा उनसे वादा करके स्कूल चली जाती है। मिलर और टॉमी अपने काम पर। स्कूल से वापस आते समय सेरा सीधा घर नहीं आती, बल्कि एक घड़ी सांस की दुकान पर जाती है और जो खराब घड़ी वो लाई थी वो उसे $20 में रिपेयर करवाती है। इसी बीच उस घड़ी सांस की पत्नी घबराई हुई हालत में आती है। अपने पति से कहती है कि हमें दुकान बंद करनी होगी। खैर, उसने सेरा की गाड़ी रिपेयर कर दी थी। वो औरत सेरा से भी कहती है कि तुम्हें जल्दी अपने घर जाना होगा। असल में दोस्तों, आज से कई साल पहले डॉक्टर न्यूमन ने जो प्रेडिक्ट किया था वो बात सच होने जा रही है। वो फंगल पैरासाइट समय के साथ म्यूटेट हो चुका है और अब वो इंसानों को भी अपना शिकार बना सकता है। क्योंकि इस पहले एपिसोड में हमें सब कुछ सेरा के नजरिए से दिखाया जा रहा है, तो एक टीनेज गर्ल को सबसे आखिर में पता चलेगा। उस घड़ी सांस की पत्नी का ये अजीब सा बर्ताव देखकर सेरा कंफ्यूज हो जाती है। बल्कि आज सुबह से ही वो अजीब सा फील कर रही थी।
खैर कुछ देर बाद ही वो फाइटर जेट्स को देखती है। सेरा को कोई अंदाजा नहीं था कि दुनिया में क्या होने जा रहा है। स्कूल के बाद वो आंट कोनी यानी अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है, उनके साथ टाइम बिताती है। वापस आने से कुछ देर पहले ही हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि व्हील चेयर वाली नैनी उस फंगल पैरासाइट का शिकार हो चुकी है। हालांकि उस समय ना तो सेरा ना ही आंट कोनी का ध्यान उस पर जाता है, मगर उनके यहाँ जो डॉग था वो अजीब तरीके से नैनी को देख रहा था। वो समझ चुका था कि अब ये सब के लिए खतरा है। उनके घर से वापस आते समय सेरा एक डीवीडी उधार ले लेती है। असल में ये मूवी मिलर की फेवरेट थी। आज रात जब मिलर काम से घर लौट आता है तो सेरा उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, मगर मिलर केक भूल चुका था। खैर सेरा पहले तो उसे वो घड़ी गिफ्ट करती है जो अब उसने ठीक कर दी थी, और इसके बाद दोनों वो मूवी देखते हैं जो सेरा आंट कोनी के घर से लाई थी। कुछ देर बाद ही सेरा सो जाती है। मूवी देखते समय मिलर को अपने भाई टॉमी की कॉल आती है जो बताता है कि मेरा बार में किसी के साथ झगड़ा हो गया। गलती मेरी नहीं थी, मगर बाद में पुलिस आई और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। तुम आओ और मुझे बेल पर छुड़ाओ। अगर आज तुम नहीं आए तो कल फ्राइडे है और फिर मैं पूरा हफ्ता ही जेल में रहूंगा। सबसे पहले तो वो सेरा को उसके रूम में ले जाता है और उसे बिना कुछ बताए चला जाता है पुलिस स्टेशन। कुछ घंटे बाद शोर की वजह से सेरा की आंख खुल जाती है। वो धमाकों की आवाज सुनती है, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने देश पर हमला कर दिया हो। सेरा और भी नर्वस हो जाती है जब वो देखती है कि उसके पिता घर पर नहीं है। उसका ध्यान अपने पड़ोसी के डॉग पर गया जो यहाँ आना चाहता था। सेरा मालूम करना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या, इसलिए वो डैनी के डॉग को वापस उनके यहाँ ले जाने की कोशिश करती है, मगर वो डॉग वहाँ नहीं जा रहा था। घबराते हुए सेरा घर के अंदर चली जाती है ताकि वो आंट कोनी से पूछ सके कि ये सब क्या हो रहा है। घर के अंदर जाते ही उसे फर्श पर खून दिखाई दिया और इसके बाद सेरा जो देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बीमार नैनी जो व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती थी, उसने डैनी को जख्मी कर दिया था जो जमीन पर पड़ा था और कोनी से वो खून पी रही थी। असल में नैनी पहली शिकार थी। ये पैरासाइट आम इंसान के शरीर में काफी बदलाव भी कर देता है और उसे काफी समय तक जिंदा भी रखता है। जैसे ही इन्फेक्टेड नैनी सेरा की आहट सुनती है तो कोनी को छोड़कर वो सेरा पर हमला करने के लिए भागती है। जान बचाकर सेरा घर से निकल आती है। ठीक उसी समय मिलर और टॉमी भी पहुंच जाते हैं। मिलर अपने बेटी को कार में बैठने के लिए कहता है। पूरे टाउन के हालात काफी खराब हो चुके थे, मगर हकीकत ये थी कि पूरे दुनिया के हालात खराब हो चुके थे। इन्फेक्टेड नैनी जैसे ही इन पर हमला करने के लिए भागती है, मिलर के हाथ में रेंज था जिसे वो उसे मार गिराती है। मिलर और टॉमी काफी कुछ देख चुके थे, इसलिए ये लोग टाउन से ही निकलने वाले थे। हर तरफ भगदड़ मची थी। रात का समय था। कुछ लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हुआ क्या, और दूसरी तरफ से इन्फेक्टेड लोगों का अचानक से हमला। खैर मिलर और टॉमी निकलने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। घबराई हुई सेरा उनसे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। मिलर बताता है कि हमें नहीं पता, पर हो सकता है ये किसी तरह की बीमारी है। सेरा पूछती है कि क्या ये किसी दूसरे देश की तरफ से हमला है, मगर ये लोग श्योर नहीं थे। आगे जाने पर ये देखते हैं कि हाईवे ब्लॉक है क्योंकि सभी इस जगह से निकलने वाले थे। दूसरी तरफ मिलिट्री थी। ये फिर भी कच्चे रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर भीड़ में फंस जाते हैं। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये बीमारी तेजी से फैल रही है। बीमार लोग आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। देखते ही देखते पास ही एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों की गाड़ी भी उलट गई। कुछ देर बाद जब सेरा को होश आता है तो उसके पिता उसे कार से बाहर निकाल लेते हैं, मगर अब हर तरफ इन्फेक्टेड लोग थे, इसलिए इन्हें एहतियात करनी थी। सेरा चल नहीं पा रही थी, इसलिए मिलर उसे गोद में उठा लेता है। एक जगह टॉमी फंस गया। उसके पास गन थी। वो कहता है कि तुम लोग जाओ, निकलो यहाँ से, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। सेरा को लिए मिलर अब एक गली से गुजर रहा था तो उसका सामना बीमार लोगों से होता है, जिसमें से एक इन्हें देख लेता है। अब मिलर सेरा को लिए उससे भागने लगा। भागते भागते गोली चलती है
और वो इन्फेक्टेड आदमी वही ढेर हो जाता है। मिलर और सेरा देखते हैं कि ये मिलिट्री वाला था जिसने इनकी मदद की। मिलर उसे बताता है कि हम बीमार नहीं है, ये मेरी बेटी है और एक्सीडेंट के कारण इसे चोट आई। पहले तो वो सैनिक इन्हें रेस्क्यू करने वाला था, मगर जब वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये खबर देता है तो वो इस सैनिक को साफ आदेश दे देता है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। मिलर समझ जाता है। वो उस सैनिक से रिक्वेस्ट करता है कि हम बीमार नहीं है। जैसे ही वो गोली चलाता है मिलर और सेरा गिर जाते हैं। वो सैनिक आगे आता है, उसे माफी मांगता है और जैसे ही वो गोली चलाने वाला था पीछे से टॉमी ठीक समय पर पहुंच जाता है। वो सैनिक को शूट कर देता है। जब मिलर सेरा को लेने गया तो असल में गोली उसे लगी थी और अब वो मर रही थी। मिलर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर थोड़ी देर बाद ही वो मर जाती है। मिलर सेरा के कोने पर रोता है और अब कहानी 20 साल आगे आती है। ये साल है 2023। दुनिया वैसे नहीं रही। उस बीमारी की वजह से सब तबाह हो गया। बचे कुचे इंसान अब क्वारंटीन जोन में रहते हैं जो मिलिट्री के कंट्रोल में है। इन्फेक्टेड लोग अब भी है। वो फंगल पैरासाइट अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। इंसानों को अब इस तबाहशुदा दुनिया में जीने की आदत सी हो गई थी। क्वारंटीन जोन में मिलिट्री का कंट्रोल होता था। उनके सख्त नियम थे। अगर कोई नियम तोड़ता तो उसे सजा दी जाती। बहुत से लोग काम करते और काम के बदले उन्हें खाना मिलता। 2023 टाइमलाइन की शुरुआत होती है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो बोस्टन के क्वारंटीन जोन में आ जाता है। वो काफी थका हुआ था, कमजोर लग रहा था। आते ही मिलिट्री वाले, जिन्हें इस कहानी में पेड्रा कहा जाता है, वो इस बच्चे को अंदर ले जाते हैं। इसकी जांच करते हैं। उनके पास जो डिवाइस थी उस पर रेड कलर शो होता है। इसका मतलब कि बच्चा इन्फेक्टेड है। खैर पेड्रा की एक सोल्जर उस बच्चे को झूठी उम्मीदें देती है कि हम तुम्हें बस एक इंजेक्शन लगाने वाले हैं और उसके बाद तुम अपना मनपसंद खाना खा सकते हो, मगर असल में वो इस बच्चे को मार देते हैं। इसके बाद कहानी का मेन कैरेक्टर मिलर दिखाया जाता है जो इसी क्वारंटीन जोन में रहता है। पिछले 20 साल से वो यहीं पर रह रहा है। टॉमी भी जिंदा है मगर वो यहाँ नहीं है। अब मिलर पहले जैसा नहीं रहा था। सेरा के मौत के बाद वो बदल सा गया था। इस क्वारंटीन जोन में वो पेड्रा के लिए काम भी करता मगर वो एक स्मगलर भी था। खैर पहले तो हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ इन्फेक्टेड लोगों की लाशें जला रहे थे। तभी एक ट्रक आता है जिसमें उस बच्चे की लाश भी थी जो हमें शुरू में दिखाया गया। काम करने वाली एक औरत तो उस बच्चे को आग में नहीं फेंक पाती, मगर मिलर, जिसमें कोई जज्बात ही नहीं थे, वो खुद उस बच्चे की लाश को आग में फेंक देता है। काम के बदले इन्हें राशन कार्ड मिलते थे और मिलर हर वो काम करता जिसमें पैसे ज्यादा होते थे। पिछले 20 साल से सरकार बदल गई है फेडरा में। पेड्रा ने आम जनता से वादा किया था कि वो वैक्सीन बनाएंगे और इस बीमारी का इलाज ढूंढेंगे, मगर पिछले 20 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे कुछ लोगों को ये महसूस होने लगा कि फेडरा असल में डिक्टेटरशिप है और उन्हें इस गुलामी से आज़ाद होना चाहिए और डेमोक्रेसी लानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपना एक विरोधी दल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा फायरफ्लाई। तो अक्सर क्वारंटीन जोन में विरोधी दल और फेडरा के बीच लड़ाई होती रहती थी। फेडरा के आम जनता के लिए कुछ नियम थे कि अगर वो क्वारंटीन जोन से बाहर कुछ स्मगल करेंगे या विरोधी दल का साथ देंगे तो उन्हें फांसी दी जाएगी। आज भी कुछ लोगों को ये सजा होने वाली थी जिसे देखने के लिए काफी लोग आए थे। मिलर भी वहां था मगर उसका मकसद कुछ और ही था। असल में वो एक सैनिक से मिलता है जिसका नाम ली था। अक्सर मिलर उसे पेन किलर्स देता था और पिछले कुछ दिनों से मिलर ने उसे एक ट्रक की मांग की थी। वो शुरू वाला टॉमी जो मिलर का भाई है, पहले तो वो मिलर के साथ संपर्क में था मगर कुछ दिनों से उसे टॉमी की कोई खबर नहीं आई, इसलिए मिलर को अपने भाई की फिक्र होने लगी थी और उसकी मदद के लिए वो इस क्वारंटीन जोन से बाहर जाने वाला था। ली ने ट्रक देने का वादा किया था मगर एक समस्या थी कि ट्रक बिना बैटरी के नहीं चलने वाला और बैटरी उसके पास नहीं थी, तो बैटरी को मिलर कहीं और से ढूंढने वाला था। हाल ही में मिलर और उसकी गर्लफ्रेंड टेस एक डीलर से बैटरी की डील में लगे थे। दोनों का बोस्टन से निकलने का प्लान था मगर अब चूंकि दुनिया वो नहीं रही, सप्लाईज की बहुत कमी है, तो एक मामूली सी बैटरी पाना भी काफी मुश्किल था। दूसरी तरफ हमें टेस दिखाई जाती है जो रॉबर्ट से डील करने गई थी।
मगर रॉबर्ट नामी डीलर ने बैटरी की डील अब किसी और से की। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ। रॉबर्ट के लड़कों ने टेस को मारा पीटा, जिससे उसका चेहरा भी जख्मी हो गया। जख्म के निशान साफ नजर आ रहे थे। समस्या ये थी कि रॉबर्ट मिलर से बहुत डरता था और अगर उसे पता चल गया कि रॉबर्ट के आदमियों ने टेस को मारा है तो वो रॉबर्ट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर टेस रॉबर्ट को काफी अच्छे से समझाती है कि देखो, हम ये मामला यहीं पर रफा दफा कर सकते हैं, मैं मिलर को नहीं बताने वाली। इस बातचीत के दौरान ही बड़ा धमाका होता है और जिस कमरे में टेस को रखा गया था उसकी दीवार गिर जाती है। असल में वहां पेड्रा का हमला हुआ था क्योंकि यहाँ विरोधी दल के होने की खबर थी। टेस खुद को छुड़ा लेती है और जैसे ही बाहर आती है पेड्रा के सैनिक वहां आ चुके थे, इसलिए टेस वहीं पर सरेंडर करती है। मगर वो फायरफ्लाइज के साथ नहीं थी, इसलिए बाद में उसे आजाद कर दिया जाता है। उसी दिन मिलर एक रेडियो स्टेशन में जाता है। वो मालूम करना चाहता था कि टॉमी की कोई खबर आई है या नहीं, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। वो स्टेशन वाले से लोकेशन के बारे में मालूम करता है और सीधा अपने घर आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विरोधी दल के हेडक्वार्टर पर, जहाँ एक 14 साला एली नामी लड़की को बंदी बना के रखा था। हर दिन उसके टेस्ट लिए जाते। एली का कैरेक्टर फनी, स्मार्ट और थोड़ी बदतमीज टाइप का है। एली की कहानी क्या है आगे पता चलेगा। रात को जब पेड्रा वाले टेस्ट को छोड़ देते हैं तो वो सीधा मिलर के यहाँ ही आती है। सुबह होती है। जब मिलर टेस का ये हाल देखता है तो उससे पूछता है कि ये किसने किया। टेस सच सच बता देती है। मिलर रॉबर्ट के पास जाने वाला था, मगर टेस उसे रोकता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो बैटरी की डील किसी और से कर चुका है और अब हमें दिमाग से काम लेना है। हमें उसका दूसरा क्लाइंट ढूंढना है और बैटरी हासिल करनी है, तभी हम टॉमी को बचा सकते हैं। दोस्तों, क्वारंटीन जोन के बाहर सिर्फ वायरस और इन्फेक्टेड लोगों का ही खतरा नहीं था, बल्कि ऐसे इंसान भी थे जो लोगों को गुलाम बनाते थे, उन्हें लूटते थे, उनका भी खतरा था। इसलिए बहुत से लोग क्वारंटीन जोन में ही खुश थे, उन्हें बस पेड्रा के रूल्स फॉलो करने थे। अब टेस की बात मानकर दोनों रॉबर्ट के दूसरे क्लाइंट का पता लगाते हैं। उन्हें एक सीक्रेट जगह के बारे में जानकारी मिल जाती है। वहां विरोधी दल की लीडर मार्लिना और उसके साथियों के बीच इस बात को लेकर बहस होती है कि हमने एक लड़की को कैद में क्यों रखा हुआ है और उसे सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। मार्लिना समझाती है कि ये लड़की एली असल में हमारी आखिरी उम्मीद है। मार्लिना की साथी किम अगले मिशन के बारे में पूछती है तो मार्लिना उसे बताती है कि पेड्रा का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए हमें बोस्टन से जाना होगा। इस लड़की एली को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा, वो भी हर कीमत पर। इसके बाद मार्लिना एली के पास जाती है, उसे उसका बैग, उसका नाइफ देती है और उसे आजाद भी कर देती है। मार्लिना उसे बताती है कि असल में मैंने ही तुम्हें पेड्रा के मिलिट्री स्कूल में भेजा था ताकि तुम सुरक्षित रहो, और जब विरोधी दल को एली मिली थी वो इसे शूट करने वाले थे क्योंकि असल में एली इन्फेक्टेड थी, मगर उस पर फंगस पैरासाइट का असर नहीं हुआ जैसे आमतौर पर होता है। खैर, एली उसकी बात सुनती है। मार्लिना उसे बताती है कि हम तुम्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाने वाले हैं, उसने सारा बंदोबस्त कर लिया है। अगले दिन टेसा और मिलर काफी चुपके से टनल के रास्ते से एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। रास्ते में हमें फंगस पैरासाइट के शिकार कुछ इंसान भी दिखाए जाते हैं। जब वो एक इमारत में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही यहाँ लड़ाई हुई है। रॉबर्ट और उसके साथी मारे जा चुके थे। तब ये देखते हैं कि किम मार्लिना को यहाँ से ले जा रही है क्योंकि मार्लिना जख्मी हो गई थी, और जैसे ही एली बाहर आती है मिलर उसका नाइफ छीन लेता है और उन पर बंदूक तान लेता है। मार्लिना मिलर और टेस को पहले से ही जानती थी। यहाँ इन्हें पता चलता है कि असल में रॉबर्ट विरोधी दल को वो बैटरी भेजने वाला था, मगर डील ना होने की वजह से इनमें लड़ाई हो गई, वो मारा गया। बैटरी वहीं पर पड़ी थी। टेस जब बैटरी की हालत देखती है तो समझ जाती है कि बैटरी बेकार है और असल में यही वजह थी कि विरोधी दल से इनकी डील नहीं हुई। मार्लिना काफी जख्मी हो चुकी थी। वो मिलर को एक ऑफर करती है कि अगर वो एली को बोस्टन के बाहर ले जाए एक सुरक्षित जगह पर, जिसकी लोकेशन मार्लिना उसे देती है, तो इस काम के बदले विरोधी दल इन्हें गाड़ी देंगे और इन्हें बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेस और मिलर उनसे सवाल पूछते हैं। खैर, दोनों को सौदा मंजूर था। कुछ ही समय में यहाँ पेड्रा के लोग आ सकते थे, इसलिए मिलर और टेस एली को लेकर घर आते हैं।
मिलर आराम करता है और एली वहां पड़ी एक बुक लेती है। उसमें एक सीक्रेट कोड था जिसमें रेडियो पर बजने वाले म्यूजिक का जिक्र था, क्योंकि खुद मिलर और टेस्ट भी स्मगलिंग किया करते थे। तो अगर रेडियो पर 60s का म्यूजिक हो तो इसका मतलब कि नया कुछ नहीं, अगर 70s का म्यूजिक हो तो इसका मतलब कि नया माल आया है, और अगर 80s का तो इसका मतलब कि खतरा है। ऐसे ये लोग पेट्रा के नजर से बचे रहते थे। खैर आराम करने के बाद टेस आती है और कहती है कि अब हमें निकलना होगा, रात हो चुकी थी। क्वारंटीन जोन से निकलना भी आसान नहीं था। पेट्रा के सैनिक यहाँ नजर रखते थे, मगर ये दोनों खिलाड़ी थे। खैर निकलते समय वो सैनिक ली इन्हें पकड़ लेता है। मिलर और टेस उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो इनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसकी भी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए वो पहले तो इन लोगों को टेस्ट करने वाला था। इस बीच टेस उसे ऑफर भी करती है, मगर ली नहीं मानने वाला था। जैसे ही वो एली का टेस्ट लेने वाला था, अचानक से एली अपने नाइफ से उस पर हमला कर देती है। ये देखकर ली उसे शूट तो नहीं करता, मगर करने वाला था। मिलर ली को समझाता है कि हम सब ठीक कर सकते हैं, ये गलती थी, मगर वो मिलर को पीछे हटने के लिए कह रहा था। और तभी मिलर को वो रात याद आती है जिस रात सैरा की मौत हुई थी। अचानक से वो बेकाबू हो जाता है और ली को बुरी तरह मार देता है। एली भी ये देखकर काफी घबरा जाती है। खैर इसके बाद ये लोग क्वारंटीन जोन से निकल आते हैं। बारिश हो रही थी और अंत में रेडियो पर हमें 80s का एक गाना सुनाया जाता है जिसका मतलब कि खतरा है। और यहीं पर एपिसोड 1 का दी एंड। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे देखेंगे होता है क्या। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।